मानते हैं इन्हें, एंड इन्होंने क्या चेंजेस किए जिस वजह से ये सक्सेसफुल है? तो दोनों पॉइंट से बताओ, फास्ट रिप्लाई करना। चलो तुम लोग रिप्लाई भी करते रहो और सुनते भी रहो। ऑर्थ्रोज मीन्स ज्वाइंटेड, पोडस मीन्स लेग, दैट्स वाई इट इज ऑर्थ्रोपोडा। एनिमल्स विथ ज्वाइंटेड अपेंडिजेस, क्लियर? तो ज्वाइंटेड अपेंडिजेस इज ऑल्सो करेक्ट if there is in option both included jointed appendages and jointed legs, then more accurate is jointed leg, clear? Von Siebold and Stannis stabilized phylum Arthropoda, ये साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा, मार्क कर लोगे। और हर चैप्टर के साइंटिस्ट, एक जगह साइंटिस्ट की लिस्ट बनाओगे। मैं कोई भी ऐसा न्यूमेरिक नहीं देने वाली, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं देने वाली जिससे आपको सारे साइंटिस्ट याद हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। हर हर एक चैप्टर के साइंटिस्ट की लिस्ट, उनकी डिस्कवरी, उनका कंट्रीब्यूशन, वो सब आपका एक टेबल में बना होना चाहिए हर चैप्टर से रिलेटेड, और स्पेशली जो एनसीईआरटी में मेंशन है। और फिर उसके बाद एक कॉलम बना लो आप एनसीईआरटी, एक कॉलम बना लो एक्स्ट्रा जो हमने दिए। तो इस तरीके से आपके पूरा मेंशन रहना चाहिए, क्लियर? मोर देन 11 लाख स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑर्थ्रोपोडा में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप 10 स्पीसीज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 10 के काउंट करें कभी भी, तो उसमें 10 में से 7 रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ ऑर्थ्रोपोडा से, क्लियर? और इस सबको हम लोग इकोलॉजी वगैरह में बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि क्या पैरामीटर हैं, क्या डेटा है। मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इसके बाद इनके सक्सेसफुल के रीजंस हैं कि वाई दे कॉल्ड सक्सेसफुल एंड वाई दे आर सक्सेसफुल, ठीक? वो सक्सेसफुल क्यों कहते हैं हम लोग, और वो क्यों सक्सेसफुल हुए, उन्होंने किस तरीके की एडॉप्टेशन ली। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग का एक चैप्टर है, 7 चैप्टर, उसमें बेटा आप लोग को ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इस तरीके से फ्रॉग, 3 एनिमल्स, फ्रॉग अब कट हो चुका है लेकिन फिर भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक जनरल वहाँ पे रहेगा। तो उसमें ऑर्थ्रोपोडा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कॉकरोच को पढ़ना है। मतलब जब आप एनाटॉमिकल स्टडी कर लेते हैं कि सेल किस तरीके की है, इंटरनल टिश्यू किस तरीके का है, इंटरनल सिस्टम किस तरीके का है, जब लेयर्स की आप स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ आपको रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ना होता है, ठीक है? तो वहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल उसमें आता है ऑर्थ्रोपोडा, एंड ऑर्थ्रोपोडा में भी इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉकरोच है, कॉकरोच के पास बेटा ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, ठीक? सबसे एक शॉकिंग प्रॉपर्टी यही है कि अगर उसका हेड भी कट कर दिया जाए तो भी वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है? एक ऐसा एनिमल जिसके हेड पोर्शन के मतलब पूरा ये माउथ अपर पोर्शन को कट कर दिया जाए उसके बाद भी वो सरवाइव करता है, ठीक? और फिर इनका जो ओरिजिन है, ये आप समझ लो डायनासोर के भी पहले वाले एरा में ये ओरिजिनेट हुए थे और तब से ये आज तक सरवाइव कर रहे हैं। इट मीन्स कि इन्होंने एडॉप्टेशन को शो किया, इन्होंने जो अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए उसमें ये सस्टेन करते गए और इनके अंदर प्रॉपर्टी है, इसलिए ये यहाँ पे सरवाइव किया, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से इनकी नंबर ऑफ स्पीसीज भी काफ़ी है, क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अब आप जितनी जगह सोच सकते हो ना, टेरेस्ट्रियल, टेम्परेचर वाइज, ठीक है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में ये सब रीजन होते हैं, तो इन सब जगह से रिलेटेड और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, आपको जो भी दिमाग में आ रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पीसीज पे तुम्हारे ऑर्थ्रोपोडा सरवाइव करते हैं। इवन अगर हम स्पेस ट्रैवल की बात करें तो स्पेस ट्रैवल में मैंने एक प्लांट का एग्जांपल दिया था कि किस प्लांट को हम लोग स्पेस में ले जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड। कौन करेगा रिप्लाई? फास्ट बेटा। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? स्पेस रिसर्चर्स जो होते हैं, स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट, उनके साथ एक प्लांट भी जाता है उनके स्पेसक्राफ्ट में
उस प्लांट की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही प्रोटीन रिच है एंड ऑक्सीजन, ऑब्वियसली प्लांट है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी देगा। तो इन दो प्रॉपर्टी के लिए, वेरी गुड, क्लोरेला, ब्राह्मणी गुड, करेक्ट, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला इज अ एल्गी। फ्यूचर फूड में भी मैंने बताया है इसको, और स्पेस ट्रैवलर एल्गी में भी। तो उसी तरीके से अगर आप एनिमल की बात करो कि अगर आपको जैसे तुम लोग को इतना होगा एक जनरल आइडिया कि स्पेस में स्पेस सेंटर बने हुए हैं, वहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्पेस रिसर्चर्स रहते ही हैं, ठीक है। अब उनके साथ अगर किसी एनिमल को देखना है कि वो किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट पे या सपोज मून पे देखना, उनको मार्स पे देखना कि वो वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो वो उसके सरफेस पे किस एनिमल को सबसे पहले छोड़ते हैं, तो उसमें भी ऑर्थ्रोपोडा आता है, और ऑर्थ्रोपोडा में भी कॉकरोच, ठीक है, अगेन कॉकरोच, क्योंकि वो मैक्सिमम एडॉप्टेशन को शो करता है, क्लियर। और सेंसिटिविटी भी, फास्ट रनिंग में भी, हर चीज़ में उनके पास जो डेवलपमेंट है सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह का, उसके बिहाफ में, और जो उनका नंबर ऑफ हैबिटेट पे अकरेंस है उसके बिहाफ पे उसको वहाँ पे ले जाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑर्थ्रोपोडा पे, दैट्स वाई दे आर मोर सक्सेसफुल, ठीक है। वेरियस फूड हैबिट, अब जब किसी का अकरेंस ही मतलब किसी का हैबिटेट ही वेरिएशन शो करेगा बेटा, तो ऑब्वियसली उसके हैबिटेट में जो फूड प्रेजेंट होगा उसमें भी वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। वो एक्वेटिक होगा तो उसका फूड अलग होगा, वो टेरेस्ट्रियल है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, इस तरीके के जिस रीजन में वो डेवलप कर रहा होगा उस तरीके से उसका हैबिटेट, फूड हैबिट भी चेंज होगी। तो वेरियस फूड हैबिट, कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस, यहाँ पे उसके पास क्या आ गई है, डिफेंस की कैपेबिलिटी आ गई है, ठीक है। आपने कभी कॉकरोच को भी चलते हुए नहीं देखा होगा कि धीरे धीरे वो चल रहा है, थोड़ी सी आवाज करो तो वो कहते हैं कि अपनी अपनी बॉडी लेंथ से 30 टाइम्स मोर एक सेकंड में वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर एक कॉकरोच की लेंथ हम ले लें 1 सेंटीमीटर, तो वो एक सेकंड में 30 सेंटीमीटर ट्रैवल कर जाएगा, क्लियर। और पावर टू अडॉप्ट मीन्स जो भी चेंजेस है उसमें वो एडॉप्टेशन को शो कर रहे हैं। फिर वाई आर्थ्रोपोड्स आर सो सक्सेसफुल, तो इनके अंदर क्या ऐसे स्ट्रक्चर है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा इनका ज्वाइंटेड लेग्स एंड इनके एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इसको तुम इस तरीके से समझो कि कभी भी जैसे कोई तुमने वॉर वगैरह देखा है तो वो उसमें शील्ड लेते हैं ना अपने डिफेंस के लिए, राजा महाराजाओं वाला युद्ध देखा होगा। तो अब इनके पास एक इनबिल्ड ही इनका नेचुरल फॉर्म में इनको एक चारों तरफ से स्केलेटन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या डिफरेंट हैबिटेट में इनके अंदर, उस एक्सोस्केलेटन के अंदर इनकी सॉफ्ट बॉडी सेफ है, क्लियर बेटा। तो उसको एक सेफ्टी गार्ड मिला हुआ है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है काइटिनस, ठीक है, काइटिनेसियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो उसका डायरेक्ट आंसर है ऑर्थ्रोपोडा। The credit goes to unique jointed exoskeleton of cuticle containing protein, chitin, calcium carbonate and lipid. अब इसमें हम जब आपको वो कॉकरोच बताएंगे तब हम बताएंगे इसका लिपिड कैसे सिक्रेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कैसे होता है, काइटिन का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। बट यहाँ पे आप बस इतना जान लो कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें सबसे एबंडेंट अमाउंट में काइटिन प्रेजेंट होता है, along with chitin there is calcium carbonate, there is cuticle and lipids, क्लियर। लिपिड रहेगा तो हमेशा उसको एक वैक्सी कंटेंट भी रहेगा जो वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेगा, ग्लैंड्स होती हैं जो इनको सिक्रेट करती हैं। ज्वाइंट ऑफ बॉडी एंड लिम्ब, इफेक्टिव मूवमेंट, ये अभी एनेलिडा तक हमने क्या मूवमेंट को देखा था, दौड़ता हुआ मूवमेंट हमने किसी फाइलम में नहीं देखा, अभी कहीं नहीं देखा, ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने देखा। और ये सबसे ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है, दे कैन सेंस, आप एक मॉस्किटो को हिट करने जाओ वो सेंस कर लेगा तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। आपने मक्खी को भी ऑब्जर्व, हाउस फ्लाई को भी ऑब्जर्व किया होगा, आप कॉकरोच को तो सबने आई थिंक ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी फास्ट रन करता है वो। Various specialization in organ system, better nervous system, behavior pattern and primitive intelligence। nervous system की क्या खासियत है ये हम लोग अभी nervous system में देखते हैं। behavior pattern and primitive intelligence, behavior pattern means just वो किस तरीके से बिहेवियरल को शो कर रहा है। जैसे आप कॉकरोच की बात करोगे ना तो एक बहुत कॉमन सी बात है बेटा, जैसे कॉकरोच हम लोग ऐसा सोचते थे कि कॉकरोच बहुत अनहाइजीनिक होंगे,
बट एक्चुअली में हम लोगों से ज़्यादा हाइजीनिसिटी को कॉकरोच शो करते हैं। अगर कॉकरोच एक ह्यूमन बींग से टच हो जाता है, और दिस इज अ स्टडी, मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये रिसर्च पेपर के बेसिस पे बोल रही हूँ। अगर कॉकरोच एक ह्यूमन से टच हो जाएगा ना, तो वो पानी में जाके नहाता है। अब वो हम लोग को दिखता नहीं है, बट जब इन पे स्टडी की जाती है ना, तो इन चीज़ों को देखा जाता है, पूरा एक अपना सिस्टम में देखा जाता है कि वो किधर से किधर मूव कर रहा है, वो क्या बिहेवियर शो करेगा, वो कब मैटिंग करेगा, उसके निम्फ का कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो सारे जब स्टडी की जाती है तो देखा जाता है रिपीटेडली। एक कॉकरोच वो बार बार, आप देखो कि अपने ज्वाइंटेड लेग्स को वो आपस में ऐसे रब करता रहेगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लीनिंग, उसको डर्टी रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरीके के बिहेवियर पैटर्न को शो करेंगे, इंटेलिजेंसी को शो कर रहे हैं, ठीक। वो सेंस कर रहा है, वो लाइट को सेंस करता है। तुम किचन में अगर मैं रात में जाके लाइट जलाओगे तो कॉकरोच तुमको भागते हुए देखेंगे, अंधेरे में वो अपना फीडिंग वगैरह करते रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो दे कैन सेंस। इफेक्टिव लोकोमोशन की तो बात होगी। अब यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल्स इंपॉर्टेंट है, तो बस नेम अभी नोट डाउन कर लेना बेटा, मसल्स हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑल ऑर्थ्रोपोड्स, अगर अब जनरल फीचर की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री को शो करेंगे। चलो तुम लोग क्वेश्चन बताओ, बायलैटरल सिमेट्री किस फाइलम से हम लोग देख रहे हैं? फर्स्ट फाइलम विच शोज बायलैटरल सिमेट्री, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। रिप्लाई करो बेटा फास्ट। बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है, सेगमेंटेड बॉडी है। इनकी बॉडी के सेगमेंटेशन और एनेलिडा के बॉडी के सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा बॉडी सेगमेंटेशन? कहाँ चले गए हो कि नहीं, क्लास में हो तुम लोग? व्हाट इज टैगमेटा? एनेलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन होता है। क्या बोलते हैं बेटा उसको, टेक्निकली क्या बोलते हैं? कुछ भी रिवाइज नहीं हुआ है क्या तुम लोगों का? व्हाट इज द टू सेगमेंटा? मेटामेरिज, ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एंड यहाँ पे भी बेटा ट्रू सेगमेंटेशन ही आलम, ट्रू सेगमेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनली मेटामेरिज में क्या होता है, दिस इज टेगमेटाइजेशन एंड दैट इज मेटामेरिज। तो मेटामेरिज में क्या होता है, हर एक सेगमेंट में आपको रिपीटेड ऑर्गन दिखेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ लार्ज ग्रुप ऑफ सेगमेंट है, मतलब ग्रुप ऑफ बॉडी पार्ट का एक सेगमेंट बना दिया गया, जैसे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो उसको टैगमेटाइजेशन बोलते हैं, मतलब दीज आर लार्जर देन, जस्ट वेट, ठीक है। तो इनमें टैगमेटा का फॉर्मेशन होता है बेसिकली, ठीक। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, क्लियर। तो जॉइंटेड लेग्स, अपेंडिजेस प्रेजेंट हैं, एंड बॉडी जो है इनकी डिवाइडेड है। अब आप यहाँ पे देखो, आपको इस इमेज में क्लियर दिख रहा है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। तो ये लार्जर रीजन में डिवाइडेड होती है बॉडी, दिस इज टैगमेटाइजेशन, क्लियर बेटा। एंड एक सेगमेंट को हम टैगमेटा कहते हैं, कंप्लीट सेगमेंट को हम टैगमा कहते हैं, क्लियर। हर एक सेगमेंट में, अब आप देखो यहाँ पे एब्डोमेन वाले पोर्शन पे फोकस करो, तो एब्डोमेन वाले पोर्शन में आपको एक्सटर्नली अगेन छोटे छोटे सेगमेंट दिख रहे हैं,
ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक, फिर जो थोरैक्स वाला रीजन होता है वहां से इनके ज्वाइंटेड लेग्स निकलते हैं। ठीक, अब थोरैक्स कैसे डिवाइड होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेग्स कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो क्लियर है हमें यहाँ पे? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? मेटामियर में क्या था? इंटरनली आप देख रहे थे कि बार बार रिपीटेशन था सर्कुलेटरी सिस्टम की यूनिट का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूनिट समझ लो जो उसका सरफेस है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझो, वो सारे सेगमेंट वहां पे रिपीट हो रहे थे। क्लियर, हर एक सेगमेंट में एक जैसे ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे लार्ज सेगमेंट का यूनिट है। ठीक, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटामेरिक एंड टैगमेटाइजेशन। Bodies is divided into 3 टैगमेटा। टैगमेटा मीन्स फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट और सेगमेंट। देखो कितना क्लियर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वो एक यूनिट जो होगी वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन में रोल प्ले कर रही होगी। जैसे थोरेसिक रीजन में आप देखो सब ज्वाइंटेड लेग्स हैं, तो मेनली कहाँ पे आपको रन, उसको चलने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हेड वाले पोर्शन में एंटीना, माउथ, च्विंग, सारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब वो च्विंग कर सकता है, फूड इनगल्फ कर सकता है, आई कंपाउंड आई वहां पे प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से हेड वाला रीजन हो गया। फिर एब्डोमेन में उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका डाइजेस्टिव पार्ट, वो सारी चीजें वहां डेवलप रहेंगी। These are head, thorax and abdomen. In some insect, head and thorax are fused. ऐसे केस को क्या बोलेंगे? सिफेलोथेरेक्स। ठीक है, सिफेला मीन्स हमेशा हेड होता है, सिफेलाइजेशन, ये सारे वर्ड आप आ चुका है। तो सिफेलोपोडा अगर हो तो सर पे पैर, सिफेलोथोरेक्स मतलब सर के साथ थोरेक्स। क्लियर, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, वर्ड बोलता है कि मेरी मीनिंग क्या है। सिफेलोथोरेक्स, थोरेक्स और हेड फ्यूज। ठीक, अब इसको हेडोथोरेक्स लिखा होता तो आप समझ जाते, बट यहाँ पे क्या है, सिफेलोथोरेक्स। सिफेला मीन्स हेड, सिफेलोथोरेक्स हो गया। नेक्स्ट, ठीक, अब आप प्रॉन प्रॉन देखिए, झींगा मछली आप सबने देखी होगी, उस केसेस में हमें सिफेलोथोरेक्स बहुत क्लियर दिखता है। स्कॉर्पियन में सिफेलोथोरेक्स हमें दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर एक चीज दिख रही है कि हेड और थोरेक्स रीजन ये एक फ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये फ्यूज्ड है, आपको नेक जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सेफेलोथोरेक्स। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, क्लियर बेटा, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, और हेड और थोरेक्स को फ्यूज कर दिया तो सेफेलोथोरेक्स। सिलोम कैसी है? सिलोमेटा है। ठीक है, ट्रू सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उस सिलोम में ब्लड फिल्ड है। अब यहाँ पे एनिलीडा और ऑर्थ्रोपोडा में मेजर डिफरेंस जो है, देखो किसी भी ना जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो या तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे होगा जो उस फाइलम के स्पेसिफिक होते हैं, या तो कंपैरेटिव होंगे। क्लियर, अब एनिलिडा में हमने देखा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका था, जो कि एक एडवांस्ड फीचर है। मतलब अब इफ वी टॉक अबाउट द वर्टिब्रेटा, हम लोग अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आने के बाद जब ऑर्थ्रोपोडा डेवलप हुए तो फिर से उनके में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स हैं, वो सब कैविटी में ओपन होती है, हीमोसील बोलेंगे, हीमोसील, कैविटी फिल्ड विद हीम, कैविटी फिल्ड विद ब्लड, दैट इज हीमोसील। अब इसमें वेरिएशंस होते हैं बेटा काफी, बट आप इतना समझो कि जो उनका विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन मैंने बताया कभी, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं विसरा वाले, ये जो एब्डोमेन पोर्शन के, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ये सारे लंग्स वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स इधर आते हैं ना, एब्डोमेन वाले बेसिकली, उन सबको कलेक्टिवली विसरल ऑर्गन बोलते हैं। स्पेलिंग नोट डाउन कर लेना। कभी कभी तुम लोग सुने होगे उसका विसरा टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई, अभी जैसे सुशांत का केस हुआ था तो उसमें विसरा रिपोर्ट बार बार बोल रहे थे, वो किससे रिलेटेड है? जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो विसरल इसको बोलते हैं। तो विसरल ऑर्गन्स सारे हीमोसील कैविटी में डिप्ड होंगे।
ठीक है, इसको बोलते हैं bathed, organs bathed in blood। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मसल्स की बात करें तो मस्कुलर मूवमेंट यहाँ पे इंटरनली दिखेगा बेटा, इसलिए मसल्स कैसी होंगी? स्ट्रेटेड मसल्स होंगी, यूजुअली कैपेबल ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें स्ट्रेटेड मसल्स आपकी रैपिड कॉन्स्ट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही कंप्लीट आ चुका है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ और एनस बोथ ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, एंड it is known as which type of plant? Blind body plant, blind sac or tube within tube? Which type of body plant? बेटा सब भूल चुके हो क्या तुम लोग? ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर जा रही है ना? फास्ट तो नहीं लग रहा है? रिवीजन ही करा रहे इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब माउथ पार्ट अगेन आपने देखा था कि इसकी अकरेंस में वेरिएशन है, मतलब हैबिटेट में वेरिएशन है, इसलिए फूड हैबिट में वेरिएशन आया। जब फूड हैबिट में वेरिएशन है तो उसके माउथ, माउथ इज जस्ट एक्सटर्नल ओपनिंग को बेटा माउथ कहते हैं। पूरा जो हम मुंह बोलते हैं ना, दैट इज नॉट एग्जैक्टली माउथ। ठीक, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जैसे हम लोग की लिप्स वाली जो ओपनिंग है, दैट इज ओनली माउथ। तो माउथ पार्ट उसका कैसा होगा? एडॉप्टेशन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फीडिंग। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउथ एडॉप्टेशन होगा। इसमें च्यूइंग होगा, कुछ वो च्यू कर रहा है या पियर्सिंग कर रहा है, सकिंग कर रहा है, साइफनिंग हो गया, स्पॉन्जिंग हो गया। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के आपको माउथ दिखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की स्लाइड आगे पीछे हो गई थोड़ी, तो यहाँ पे देखो ओपन टाइप है। तो एक डॉर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट। अब बताओ डॉर्सल और कॉन्ट्रेक्टाइल व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज मीन बाय डॉर्सल? यहाँ पे डॉर्सल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अपर साइड, फ्रंट पार्ट, फ्रंट, फ्रंट इज एंटीरियर बेटा, बेसिकली फ्रंट इज एंटीरियर। एंड देखो फ्रंट पोर्शन ये हो जाएगा। ठीक, आप इधर से देखोगे तो दिस इज फ्रंट, बट फ्रंट हम वर्ड यूज करते हैं एंटीरियर के लिए, बैक वर्ड यूज होगा पोस्टीरियर के लिए। ठीक है, एंड डॉर्सल इज दिस अपर सरफेस एंड वेंट्रल इज दिस लोअर सरफेस। तो एक छोटा सा मैं बार बार बोलती हूँ इसलिए आप एक इमेज बना के रखो। एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल कई बार आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपको किडनी, लीवर सबकी लोकेशन याद करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको ये सब आएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक टर्म और बताया आपको, एडेक्सियल। डी आएगा मतलब डॉर्सल से रिलेटेड, एबेक्सियल। बी आएगा मतलब बेस से रिलेटेड, और बेस इज रिलेटेड टू वेंट्रल। तो जिस तरीके के जब हम जहाँ पे पढ़ेंगे बेसिकली प्लांट्स में हम लोग एडेक्सियल और एबेक्सियल वर्ड यूज करेंगे, एंड एनिमल में डॉर्सल एंड वेंट्रल। क्लियर है बच्चा? तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन टाइप का, हाँ कॉन्ट्रेक्टाइल मीन्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है एक ओपन टाइप का, जो जस्ट आप ऊपर वाली इमेज पे ध्यान से देखो तो एक बड़ी वेसल्स दिख रही हैं जो इसमें हार्ट की तरह वर्क कर रही हैं। ठीक है, अभी चैम्बर्ड हार्ट नहीं बना है, तो और यहाँ से सप्लाई जा रही है एंड देन ओपन। इसी तरीके से इधर से सप्लाई जा रही या इधर से सप्लाई आएगी, कुछ भी आप समझ सकते हो। इसमें एरो दिया है तो सप्लाई आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, जिस तरीके से ब्लड कैविटी के अंदर प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। और कोई भी चीज मूव करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये सब आके ओपन हो रहे हैं। इस तरीके से समझो कि कई सारी पाइप एक बड़े टैंक में आके ओपन हो गए। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? हीमोसिल कैविटी। क्लियर? या साइनोसिस, एक बड़ी कैविटी के लिए साइनोसिस, ब्लड की कैविटी के लिए साइनोसिस वर्ड भी यूज करते हैं।
hemolymph in sinuses surrounding organs. अब इसी में ऑर्गन क्या रहेंगे, डिप्ड रहेंगे. क्लियर, ठीक है. तो ओपन टाइप हो गया, ठीक, ये सब ओपन है, ओपन ट्यूब्स हैं, कहीं पे भी पूरा ऐसा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको ओपन टाइप बोलेंगे. डॉर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट, हार्ट जो है वो डॉर्सली प्रेजेंट हो गया, वेंट्रल पोजीशन पे नहीं. हम लोग का हार्ट कैसा है, वेंट्रली है, ठीक. यहाँ पे हार्ट कैसा है, डॉर्सल. आर्टरीज कैरीज ब्लड टू साइनसेस, उसी कैविटी को ये क्या बोल रहे हैं, साइनसेस. तो दोनों वर्ड याद रखोगे बेटा, हीमोसिल एंड साइनसेस. हार्ट मेनी चैम्बर्ड, मेनी चैम्बर्ड हार्ट होता है. जैसे कॉकरोच में बात करें हम, तो कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है. हम लोग का कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर्ड. तो 13 चैम्बर्ड तक हार्ट होता है. इसलिए वो जब उसको आप कट भी कर रहे हो उसका हार्ट, फिर भी नीचे हर चैम्बर में तो उसके हार्ट प्रेजेंट है, वो लोकली ब्लड की सप्लाई उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको हेड से कोई मतलब ही नहीं है. इसी तरीके से उसका नर्वस सिस्टम भी हर चैम्बर में होता है. क्लियर बेटा, ये समझ में आया. रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वेरिएशन होगा कि वो टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, या एक्वेटिक में वो कितना डेवलप्ड है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे आपको एक रेंज दिखेगा, जैसे आप गिल्स समझते हो उसी तरीके से गिल्स की स्टैक हो गई, एक गिल्स का ग्रुप हो गया, तो उसको बोलते हैं बुक गिल्स. जिस तरीके से आपको लंग्स समझ में आता है उसी तरीके से एक डेवलप्ड हम लोग की तरह का लंग्स नहीं, लेकिन टेरेस्ट्रियल में अगर हम उसको लंग्स कह रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक ऑर्गन है, ट्रैकिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उसको लंग्स बोलेंगे. एंड स्टैक ऑफ लंग्स प्रेजेंट होगा या ग्रुप ऑफ लंग्स प्रेजेंट है तो उसको बुक लंग्स कहेंगे, ठीक है. यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप बुक को ध्यान में रखो. जैसे बुक के अंदर एक लेयर 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 ऐसे होती है पेजेस की, उसी तरीके से ये लेयर ऑफ गिल्स एंड लेयर ऑफ लंग्स. क्लियर, तो देन वी कॉल इट बुक गिल्स और बुक लंग्स, ठीक. फिर ट्रैकिया हमें पता है, ट्रैकिया ट्यूब्स जैसा सिस्टम होगा तो उसको ट्रैकियल ट्यूब्स कहेंगे, गिल्स एंड ट्रैकिया. क्लियर, या बाय जनरल बॉडी सरफेस भी हो सकता है. प्रिमिटिव ऑर्थ्रोपोड्स जो होंगे वहाँ पे जनरल सरफेस से भी उनके रेस्पिरेशन हो सकता है. रेस्पिरेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्लियर, ठीक है. अब ये आपको एक ग्रास हॉपर का दिख रहा है इमेज, इसमें आपको बहुत अच्छे से एक ट्रैकियल सिस्टम दिख रहा है. यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आता है दैट इज बेटा, ठीक, इसमें आप ध्यान दो, स्पायरेकल, एक वर्ड लिखा हुआ है स्पायरेकल, ठीक. नंबर ऑफ स्पायरेकल, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. तो स्पायरेकल क्या होते हैं, जस्ट ओपनिंग, जो हर सेगमेंट में आपको बाहर ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है, जिससे गैसेस एक्सचेंज होगा. फिर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और अंदर तो आपको पता है ब्लड ओपन है, तो ये सारे गैसेस कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन को जो कैरी करेंगे वो सब ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, और हर ऑर्गन अपने अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की सप्लाई ले लेगा. ऑक्सीजन क्यों चाहिए, सेलुलर हर सेल तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे मैकेनिज्म चलेगी, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहेगी, ठीक है. सेम वे में जो मेटाबॉलिक CO2 रिलीज होगी वो उसी तरीके से ब्लड में डिजोल्व होकर फिर इन ट्रैकियल्स के थ्रू बाहर आ जाएगी. इज इट क्लियर बेटा. तो स्पायरिकल्स वर्ड यूज करोगे, नोट डाउन करोगे आप, नोट्स में भी है. एयर सैक, ठीक, ये वैसे चैम्बर हो जाएंगे जहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी. क्लियर है, ठीक है. और ट्रैकिया आपको पता है ये जो ट्यूब से सप्लाई जाएगी दैट इज ट्रैकिया. हम लोग के पास कितना है, पेयर ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट है. यहाँ पे देखो आप हर चैम्बर में ही ट्रैकिया दिख रहा है. तो अगेन इसको जब हेड कट करते हैं कॉकरोच का बेसिकली, तो उसके हर चैम्बर में प्रेजेंट है, इसलिए वो सर्वाइव कर जाता है. नाउ स्पायरिकल पे एक नोट्स दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन करोगे, ठीक. इस इमेज में आपको बुक लंग्स को शो किया गया. जस्ट एक ऑप्शन आता था क्लियर स्क्रीन, वो आज नहीं आ रहा है. चलो ठीक है. बुक लंग देख रहा है बेटा, विजिबल है आप लोग को बुक लंग, दिस वन, ठीक. स्पाइडर में दिख रहा है आपको बुक लंग्स. तो सीरीज ऑफ लंग्स रहेंगी तो बुक लंग्स. इसी तरीके से सीरीज ऑफ गिल्स हैं,
ये तो लंग्स है, बुक लंग्स हो जाएंगे। एंड देन सीरीज ऑफ गिल्स होंगी, एक्वेटिक में होगा ऑब्वियसली, तो उसको क्या बोलेंगे, बुक गिल्स। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देख रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे वेरिएशंस होता है बेटा, ठीक, जिसमें आपको ऑर्थ्रोपोडा वगैरह, ये जो कॉकरोच वगैरह हैं, इसमें आपको मेल्पीजियन ट्यूब्यूल दिखेगा, जिससे बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आता है, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल एंड ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, फिर कॉक्सल ग्लैंड, फिर मैक्सिलरी ग्लैंड, एंड ये तो वेरिएशंस हो गए इनके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट हो गए। एंड देन एक्सक्रीटरी मटेरियल इनका क्या है, ये पानी को कितना इनगल्फ कर, पानी को तो बहुत ज्यादा ये लेगी नहीं। मकड़ी को आपने कभी पानी पीते हुए देखा है, या कॉकरोच को पानी पीते, या चींटियों को पानी पीते हुए देखा है, नहीं देखा है। तो इनका एक्सक्रीटरी, जो पानी को इनटेक नहीं करते, उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल हमेशा क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है बेटा, इसकी एक्सक्रीटरी का ओपनिंग क्या है। ठीक है, तो इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल मतलब मेटाबॉलिक वेस्टेज, जो नाइट्रोजन वेस्टेज का हम बात करें, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनकी बात करें, वो कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं। अगेन आप इमेजिन करो कि ये क्या है, हीमोलिम्फ। ठीक, इधर हो गया हीमोलिम्फ या हीमोसील कैविटी समझ लो आप, वहां पे ये सब ब्लड भरा हुआ है इसका। ठीक है, और ये ऑर्गन दिख रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिख रहा है, ये उसमें डिप्ड है। तो इधर भी वेस्टेज आ रहा होगा, और इधर भी जो मैकेनिज्म चल रहा है वो सब वेस्टेज आएगा। तो ब्लड से वेस्टेज को एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करता है, फिल्टर करता है। तो फिल्ट्रेशन यहाँ हुआ मेल्पीजियन ट्यूब्यूल में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके मेल्पीजियन ट्यूब्यूल है। ठीक, अब इसकी डिटेल्स हम लोग वही जब कॉकरोच पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर किस सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर होते हैं, ये सब वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा आपको। बट जस्ट अभी यहाँ पे आप देखो, ये जो ट्यूब्यूल हैं ये सब आपकी एलिमेंट्री कैनाल के मिडगट और हिंडगट वाले ज्वाइंट पे प्रेजेंट हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो इनसे सारी ओपनिंग इसी एलिमेंट्री कैनाल में हो जाती है। सारे वेस्टेज रिलीज कहाँ होंगे, इसी कैविटी में आ गए, मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट में आ गए। अब ये एक्सक्रीटरी मटेरियल अलोंग विद द डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी मटेरियल, फीसेस कह लें, उसके साथ ही ये एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है बेटा कि इज देयर इज टू एक्सक्रीटरी ओपनिंग फॉर द फीसेस एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल इन ऑर्थ्रोपोडा, तो उसका सिंपल सा आंसर है नो। क्लियर? एक ही ओपनिंग से दोनों ही चीजें एक्सक्रीट हो जाती हैं। एक चीज जो अभी ध्यान में रखनी है, हमें सब डिटेल में पढ़ना है बेटा, और कॉकरोच में जब हम पढ़ेंगे ना तो सारे सिस्टम को डिटेल में देखेंगे, बट हम जब ऑर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं तो हमें कॉमन पता होना चाहिए। कॉकरोच में तो जैसे मेल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है, तो हमें कॉमन चीजें भी पता होनी चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग जो दिखेगी वो सिंगल ओपनिंग दिखेगी। तो एक सभी वेस्टेज जो अमोनिया बेस्ड वेस्टेज होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, एक्सक्रीटा के साथ मिक्स हो जाएंगे, एंड देन एनस से एक्सक्रीट हो जाएंगे। क्लियर? मेल्पीजियन ट्यूब्यूल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। क्लियर है बेटा? मेल्पीजियन ट्यूब्यूल देखा। सेकेंड आप देखो ग्रीन ग्लैंड। ठीक, ग्रीन ग्लैंड भी सेम तरीके से वर्क करती है, एंड वो आपको पूरा का पूरा वेस्टेज को सेपरेट करके, फिल्टर करके, और उसको फिर मिक्स करेगा एक्सक्रीटरी ब्लड में। फिर कॉक्सियल ग्लैंड भी आपका सेम तरीके से वर्क करेगा। अलग अलग ऑर्गन्स में आपको अलग अलग मिलेंगे। क्लियर? आपको बस नाम ध्यान में रखना है बेटा। फिर अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंपेयर टू एनेलिडा वेल डेवलप्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपको पूछा जाए कि किस में ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आप एनेलिडा में कहोगे मोर डेवलप्ड था, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पे फोकस करना होगा, यहाँ पे एक कंपैरेटिव जो क्वेश्चन आता है। लेकिन नर्वस सिस्टम मोर इवॉल्व होगा, इंटेलिजेंसी मोर इवॉल्व होगी, बाकी सारी चीजें इवॉल्व है। क्लियर? तो नर्वस सिस्टम में हम देखें तो डॉर्सल नर्व रिंग प्रेजेंट है, अगेन पोजीशन वाइज डॉर्सल नर्व रिंग रहेगी, उससे नर्व कॉर्ड निकलेंगी,
एंड वो क्या होंगी, डॉर्सली वो भी प्रेजेंट होंगी। वेंट्रल डॉर्सल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है। डॉर्सल रिंग से निकलने वाली नर्व कॉर्ड नंबर में 2, लोकेशन वाइज पोजीशन वाइज वेंट्रल पोजीशन होगी एंड वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। इसी वजह से उसका अगर हम कॉकरोच की बात करें, सेम अरेंजमेंट कॉकरोच में दिखेगा। और उसका हेड पोजीशन से अगर आप कट कर देते हो तो भी उसके हर एक सेगमेंट में आपको गैंग्लियन मिलेंगे। गैंग्लियन इज द टफ्ट ऑफ नर्व नेटवर्क, ठीक है। और उस गैंग्लियन से उस सेगमेंट में उसका नर्वस सिस्टम कंट्रोल रहता है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर कॉकरोच की नर्व रिंग को कट कर देते हो तो उसको अफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉकरोच की जो डेथ होती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में है कि उसने कितना फीड लिया था, क्योंकि हेड पार्ट जब कट होगा तो उसका माउथ कट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कितना फीड लिया था और उस फीड के बेसिस पे वो कितना सरवाइव कर सकता है। तो जनरली वन वीक तक उनका सर्वाइवल हो जाता है। लेकिन अगर अच्छी खासी फीडिंग होगी, कॉकरोच के साइज पे डिपेंड करता है, उसके फीड पे डिपेंड करता है, उसके यूटिलाइजेशन, वो किस तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके बाद किया, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना सर्वाइव कर रहा है। तो अप टू 15 to 20 डेज भी कॉकरोच फिर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेरी आनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम उसका कैसा वर्क कर रहा होगा, अगर सर कट गया तो किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ उसके फीडिंग हैबिट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो खा नहीं पाएगा उसके बाद, ठीक। और जब तक उसका फीड अंदर यूटिलाइज होगा तब तक वो सर्वाइव करेगा। तो स्टारवेशन से डेथ होती है एक कॉकरोच की। क्लियर बेटा। डॉर्सल नर्व रिंग प्रेजेंट है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हम लोगों में क्या होती है, डॉर्सल हॉलो सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। यहाँ पे क्या है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल ब्रेन कनेक्टेड विद द नर्व रिंग टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब आप इसका इमेज देखो तो आपको पूरा एक सीरीज में दिखेगा, ठीक है। दिस इज आपको यहाँ पे दिख रहा है पूरा इस तरीके से। हर सेगमेंट में आपको ये जो टफ्ट दिख रहा है ना, एक मिनट बेटा, मैं मैसेज देख नहीं पा रही अभी, देखती हूँ, ठीक है। ये जो टफ्ट दिख रही है ना बेटा, ये छोटे छोटे ब्रेन की तरह वर्क करेंगे। क्लियर बच्चा। तो ये गैंग्लियंस होंगे और ये गैंग्लियन अगेन डिवाइडेड होते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट, हेड गैंग्लियन, थोरैक्स गैंग्लियन एंड एब्डोमेन गैंग्लियन। क्लियर है बच्चा, ठीक। यहाँ पे देखो, अब सारी बॉडी हटा के सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को देखो तो एक आपको डबल रिंग बैंड दिख रही है, फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहीं पे पास पास ही दोनों नर्व कॉर्ड जा रही है, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस नहीं है। लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपने पहले देखा था, उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। और ये आपको पूरे बॉडी में सप्लाई देंगे, पूरी बॉडी में इनका छोटा छोटा कंट्रोल, यहाँ से जो ये आपको गैंग्लियन दिख रहा है, यहाँ से ये लोकली कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको कट करने पे भी आपका इफेक्ट कम से कम पड़ेगा। बाकी एनिमल्स में पड़ता है लेकिन कॉकरोच में नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर बेटा? हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हैं। चाइना वाले तो बेटा क्या क्या खाते हैं, उनका तो जो उनको नहीं खाना चाहिए वो सब खाते हैं। जस्ट बिकॉज बेटा, जो ये आप एक्सोस्केलेटन की बात कर रही हो ना, जो मैं इनकी प्रोटीन रिचनेस की बात कर रहे हैं, मे भी उन सब चीज़ों की वजह से वो इन सब चीज़ों को खाते पीते हैं। वेजिटेरियन नहीं है ना, तो फिर ये सारे रिसोर्सेज से आपको इस तरीके की चीज़ें सप्लीमेंट में मिल जाती हैं तो वो यूज़ करते हैं। क्लियर बेटा। तो अगेन फोकस्ड ऑन द सेगमेंट ब्रेन, thorax and abdominal. On the basis of presence of ganglion in each segment, they called brain ganglion, thoracic ganglion and abdominal ganglion. Is it clear? और ये हम अभी कॉमन ही पढ़ रहे हैं बेटा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक इंसेक्ट। नाउ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन इसके जो बहुत मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, दैट इज एंटीनी। एंटीना जो आगे आपको निकले हुए दिखेंगे हेड वाले पोर्शन से, दैट इज मोर डेवलप्ड। फिर आइज है, डेवलप्ड है। कंपाउंड आइज है, कंपाउंड आइज के बारे में एक चीज अभी चलो आगे आता है तब। फिर स्टेटोसिस्ट आपको दिखेंगे जो कि बैलेंसिंग में रोल प्ले करेंगे। आप लोग को कुछ आइडिया हम लोगों का बॉडी बैलेंसिंग किस पे डिपेंडेंट होता है? हम लोग का बॉडी बैलेंस कौन कंट्रोल करता है?
कभी कभी खड़े होते हो ना तो एकदम तुम वो वीकनेस पे डिपेंड करता है बेटा, कि कितनी वीकनेस है या बॉडी क्या, बट फिर भी आप एकदम एकाएक खड़े हो तो कभी कभी आपको डिसबैलेंस ही होती हुई बॉडी दिखती है। बॉडी बैलेंसिंग। सिस्ट मीन्स होता है, लिथो वर्ड आए या सिस्ट वर्ड आए तो इसको आपको स्टोन लाइक स्ट्रक्चर से समझना है। ठीक है, हमारे बॉडी में स्टोन कहाँ होते हैं? एक स्टोन बनती है बेटा, वो अलग बात है। ठीक है, किडनी वगैरह गॉल ब्लैडर वो स्टोन अलग है, वो तो पत्थरी हो जाएगी। चलो अभी इस पे ज्यादा बात नहीं करते। हमारे बॉडी में बैलेंसिंग के लिए इंटरनल ईयर रिस्पॉन्स होता है। क्लियर? ब्रेन तो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा डेवलपमेंट सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट ही सेंट्रली कंट्रोल्ड है पूरा, तो वो ब्रेन का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही। बट ब्रेन को सिग्नल और बैलेंसिंग के कहाँ से जाता है? दैट इज इंटरनल ईयर। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ईयर की एनाटॉमी वहां पे बात करेंगे बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। उसी तरीके का एक बिगनिंग दिख रहा है इनकी बॉडी का बैलेंस, एक पत्थर जैसे स्ट्रक्चर स्टेटोसिस जो आपको हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट रोल करता है बैलेंसिंग में। क्लियर? केमो एंड टैक्टाइल रिसेप्टर, जो केमिकल, ठीक, एंड टैक्टाइल टेम्परेचर रिलेटेड जो एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंटल उनके सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, उसको वो रिसीव कर सकते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ऑडिटरी ऑर्गन्स, हियरिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, दे कैन वाइब्रेशन को इमेजिन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम बुलाओगे ए सोनू कॉकरोच इधर आ जाओ तो वो इधर आ जाएगा, ये वाली कैपेसिटी नहीं है अभी इनके पास। ठीक है, बट दे कैन सेंस वाइब्रेशन। क्लियर? आप कभी बढ़ो उस साइड तो आप देखोगे आपकी चलने की वजह से वो मूव करने लगेंगे। क्लियर? कभी भी किसी भी इंसेक्ट को देखो आप तो इस तरीके का एक मूवमेंट उनके अंदर दिखेगा। टेस्ट रिसेप्टर, ऑब्वियसली टेस्ट सेंस कर सकते हैं, अपने फीड को समझ सकते हैं वो। ठीक है, आप एक ब्रेड जैम रख के दो रात में, देखो उस पर कितना पार्टी चलेगी उनकी रात में। तो इस तरीके के इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स हमें डेवलप दिखेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, एंटीनी को देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर? एंटीना हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। एंड आई, आई की साइज आपको ना कंपेयर टू एक इसको ऐसे समझो, हेड एंड आई रेशियो, या हाँ हेड एंड आई रेशियो, माउथ बोलना गलत होता है क्योंकि हेड एंड आई रेशियो की अगर आप बात करो तो हम लोगों के कंपैरिजन में इनकी आई देखो आपको काफी ज्यादा बड़ी दिखेगी। ठीक है, हेड वाले पोर्शन का एक प्रोमिनेंट एरिया आई ने कवर कर रखा है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ बच्चे? अटेंटिव होके सुनो, ये बहुत हल्की फुल्की चीजें नहीं है, घूमते रह जाओगे फिर इसी में। ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ना होगा, इनकी विंग के बारे में पढ़ना है, बहुत इनके हर एक सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। क्लियर बेटा? तो एंटेनी और आई की पोजीशन आपको समझ में आ रही है? ठीक, बेसिक बॉडी प्लान की बात करें तो हमें पता है वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड है। नाउ एक चीज जो आपको यूज नोट डाउन करना है, और अभी मेरे साथ ही नोट डाउन कर लेना, ओमिटीडिया। ठीक, और थोड़ा सा कंपाउंड आई को समझ लो। कंपाउंड आई बेसिकली कैसे फंक्शन करती है, उसको एक विजन जो भी वो देख रहा है, जैसे जस्ट सपोज कि आप किचन में एंट्री किए, ठीक, एक कॉकरोच ने आपकी तरफ टर्न लिया, उसको आप दिखे, लेकिन आप उसको कैसे दिखते हो? आप उसको इस तरीके से दिखोगे, आपके चेहरे के चार टुकड़े कर दिया जाए, अब एग्जैक्टली चार में ही मत कर देना। ठीक है, आपके बॉडी पार्ट के टुकड़े कर दिया जाए, फिर आपके हैंड के टुकड़े कर दिया जाए। ठीक, तो कुछ इस तरीके से वो आपको देख सकता है, आपके लोअर पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तो एक आप उसको जो विजन दिखता है ना, दैट इज मोज़ेक विजन। मोज़ेक जानते हो तुम लोग? मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक विजन कभी सुना है? मोज़ेक विजन। तो इसमें क्या होगा ना, आप जैसे टाइल्स की बात करते हो ना, टाइल्स घरों में कैसी लगी होती है? इस तरीके से लगी होती है बेटा, जॉइंटेड। पूरे घर में कभी एक पत्थर नहीं देखा होगा बिछा हुआ, या मंदिरों में गए होगे तो वहां पे भी एक ही पत्थर पूरे छत को फ्लोर, अरे सॉरी, पूरे फ्लोर को कवर कर रहा है, इस तरीके से नहीं दिखा होगा आपको। ठीक है, तो एक पैटर्न दिखता है, ज्वाइंटेड दिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? मोज़ेक। क्लियर बेटा? इसी तरीके का इसको क्या, एक पैटर्न दिख रहा है, इसको पूरा का पूरा इंसान नहीं दिख रहा है। जब सपोज पृथ्वी एंटर किया तो पृथ्वी को ये कुछ इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में दिखेगा।
ठीक, वो टुकड़े टुकड़े कहाँ से बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, दैट विल फॉर्म बाय द ओमेटिडिया। ये आपको यहाँ पे ध्यान से फोकस करो, एक छोटे 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 ग्रुप्स दिख रहे हैं, चैम्बर दिख रहे हैं, इज इट क्लियर? ठीक है, तो हर एक ओमेटिडिया आप इनकी समझ लो एक सिंपल आई है, एक विजन बना रही है, क्लियर? इन कंप्लीट ओमेटिडिया से जो कंप्लीट विजन बनेगा उसको आपस में प्लस करो तो वो क्या हो गया, कंपाउंड। तो ओमेटिडिया, नंबर ऑफ ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ ओमेटिडिया से नंबर ऑफ उनको छोटे छोटे विजन बनते हैं, और उस विजन को वो जब देखते हैं तो भी उनको वो मोज़ेक पैटर्न में दिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर एक ओमेटिडिया ने इस पोर्शन को देखा, एक ओमेटिडिया ने इस पोर्शन को देखा, एक ओमेटिडिया ये देख रहा है, एक ओमेटिडिया देख रहा है ये, तो भी उसको ये सारे स्ट्रक्चर तो एक साथ दिख रहे हैं लेकिन वो मोज़ेक पैटर्न में दिखेंगे। ठीक है, वो स्कैटर्ड पैटर्न में दिखेंगे। This is again very important portion. It is just because of their presence of ommatidia, एक सिंगल आई नहीं प्रेजेंट है इनकी। ठीक है, जैसे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे थे तो आप बहुत से ऐसे फ्लावर होंगे जिनको आप फ्लावर समझते थे लेकिन वो इन्फ्लोरेसेंस निकले, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट है। जैसे हम सनफ्लावर की बात करें तो आप उसको फ्लावर समझते होगे या पहले से जानते होगे तो ठीक है, बट आपने पढ़ने के बाद ये जाना नहीं, सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर है। इसी तरीके से सेम वे में ये आई एक आई नहीं है, यहाँ छोटी छोटी आईज प्रेजेंट है। क्लियर बेटा, उनको ओमेटिडिया बोल रहा हूँ। जब एक मिक्स ऑफ नंबर ऑफ ओमेटिडिया मिक्स होके एक साथ एक इमेज को बनाती हैं तो वो हमें मोज़ेक विजन में वो इमेज दिखती है, दैट इज नोन एज मोज़ेक विजन एंड द आई इज नोन एज कंपाउंड आई। इज इट क्लियर? समझ में आया? फटाफट रिप्लाई करो, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, समझना जरूरी है इसको। ठीक है, तो कभी भी कॉकरोच हमको या हाउस फ्लाई की बात करें तो वो हमें कंप्लीट नहीं देख पाते हैं, वो हमें किस तरीके से देखेंगे, स्कैटर्ड। गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दे आर डायोसियस एनिमल। व्हाट डू यू मीन बाय डायोसियस? डायोसियस का मीनिंग क्या है बच्चों? डाई मीन्स टू, डायोसियस वर्ड आया, टू इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। तो मोस्टली डायोसियस एनिमल्स हैं, पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि आप किसमें मॉर्फोलॉजिकली सेपरेट कर सकते हो मेल एंड फीमेल को, उसमें ऑप्शन आ जाएगा एनेलिडा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरन, सिलेंट्रेटा एंड ऑर्थ्रोपोडा। तो आप कहाँ पे सेपरेट कर सकते हो? ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमने एस्केरिस दे दिया होता तो एस्केरिस को भी मॉर्फोलॉजिकली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला है, अब इसके आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक, तो मोस्टली डायोसियस एनिमल है, मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे, पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट। अब यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे दिख रहे हैं? पेयर्ड, जैसे हम लोगों में टू पेयर टेस्टिस, टू पेयर ओवरी, इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब हम पढ़ाएंगे बेटा तब वहाँ पे हम आपको बताएंगे व्हाट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिविटी ऑर्गन्स, व्हाट इज द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, व्हाट इज द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो मेन जहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो वो पेयर में है, जहाँ फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी पेयर में प्रेजेंट है। ठीक, और उसके बाद उनसे निकलती हुई डक्ट है जो कि एडवांस फीचर है, हम लोगों के पास ओविडक्ट है। ठीक है, तो एक डक्ट सिस्टम आ चुका है, तो ओवरी एंड ओविडक्ट, इसी तरीके से टेस्टिस एंड उससे वॉसा डिफरेंसिया निकलती हुई डक्ट होती हैं। तो इस तरीके का एक सिस्टम आ रहा है। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब मतलब एग को ये बाहर लेज नहीं करेंगे ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर फ्यूज नहीं होगा, इंटरनली फ्यूज्ड होगा। मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स होता है विच ऑर्गेनिज रिलीजेस एग, जो फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करे और उसके बाद वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से वो नेक्स्ट प्रोजेनी को फॉर्म करे, दैट इज ओविपेरस। क्लियर, इसको कुछ भी रटने की इसको अगेन जरूरत नहीं होती है। ओ
इसको अगेन आप सिंपल एक चीज से ध्यान में रख सकते हो, जब हम ओवी पेरस बोलेंगे तो ओवी पेरस में जो ओ लिखते हैं दैट ओ को आप एग समझ लो। तो ओ मीन्स एग, ठीक है, एग ऐसे ही होता है ओवल शेप का या राउंड शेप जो भी आप समझो, तो एग फॉर्म हो रहा है मतलब ओ, ठीक। वीवी पेरस मीन्स जिससे बेबी बॉर्न हो रहा है, जो यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, ना कि एग को बर्थ दे रहे हैं। उनके इंटरनली बेबी इंटरनली एग डेवलप्ड हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है, एंड उससे जो भी नेक्स्ट उसकी प्रोजनी है वो फॉर्म होके तब वो बॉडी के बाहर डिलीवर्ड हो रही है। क्लियर बेटा? तो मोस्टली ओविपेरस हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन बताएगा मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है बेटा? आपने स्कॉर्पियन देखा है? बिच्छू देखा है आप लोगों ने? देखा हुआ यार सबने, बिच्छू देखा है सबने? बिच्छू के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं, तुम लोग ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला पहले बताओ मुझे, उसके बाद सब लंच करने जाओ। कितना बज गया? उसके बाद लंच करो। व्हाट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? अच्छा, फास्ट रिप्लाई। आलम बताओ। आयुष, ब्राह्मणी, फरिया, इकरा, मनाली, ईशा, मुसैब, पृथ्वी, श्रावणी, जिया, रिप्लाई करो बेटा। व्हाट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? Larva formation takes place, then डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? बेटा मैं पढ़ाती हूँ तो समझ में आता है ना। बायोलॉजी की नया टीचर मंगाऊं क्या मैं? बायोलॉजी की दूसरी फैकल्टी चाहिए? तो बताओ बेटा फिर। बताओ 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 बेटा, फास्ट बताओ। ओके ओके, नहीं आएगी नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी, मैं ही पढ़ाऊंगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट इज अ वाइड स्प्रेड अल्टरनेट। भाई पृथ्वी कहाँ से इतना लंबा चौड़ा क्या लिख डाला तुमने? पढ़ना पड़ेगा अब तो मुझे। कैरेक्टराइज बाय इवोल्यूशनरी लॉस ऑफ द, ये क्या गूगल चला दिया क्या? इतना लंबा क्या है ये? सिंपल लैंग्वेज में बताओ। ठीक है चलो सुनो, जब लार्वा का फॉर्मेशन होगा बिट एडल्ट के मतलब एक पेरेंट जैसा दिखने वाला प्रोजेनी बनने के बीच में कुछ ऐसा बने, जैसे हाथी का बेटा हाथी जैसा ना दिखे, ठीक है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा ना दिखे, कुछ बीच में और दिख रहा है और वो इंडिपेंडेंट ग्रो कर सकता है, तो दैट इज लार्वा। ठीक, जब भी लार्वा स्टेज होगा तो इनडायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट हो गया तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखेगा। नेक्स्ट आपको जो एक लाइन दिया है ना बेटा, पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड। अब आप सब हैबिचुअल हो इस वर्ड से कि पेरेंटल केयर क्या होती है, ठीक है। सम सोर्स पार्थेनोजेनेसिस, तो पेरेंटल केयर पे मैं स्कॉर्पियन का एग्जांपल एक दिखाऊंगी अभी। एंड पार्थेनोजेनेसिस इज व्हाट? अगेन चलो टाइम लगेगा। पार्थेनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम कार्पिक वर्ड लगाते हैं बेटा, तो वी टॉक अबाउट द प्लांट्स पार्थेनोकार्पिक, एंड व्हेन वी टॉक वी यूज जेनेसिस एज अ सफिक्स, देन वी टॉक्ड अबाउट द एनिमल्स। तो हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। हनी बी में जो ड्रोन फॉर्म होते हैं ना मेल, वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्सली कोई भी चीज अगर बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रही है तो उसमें फीमेल एग से वो डेवलप हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेल गैमेट हमेशा साइटोप्लाज्मिक। अब इस चीज को सुन लेना, ये बहुत बार आएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ मेल जो गैमेट होता है उसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होगा, उसके पास सेल ऑर्गेनल कम होते हैं, उसकी साइज छोटी होती है, तो उसके अंदर चेंजेस की रिक्वायरमेंट कंपेयर टू फीमेल गैमेट, क्योंकि कोई भी सेल डिवाइड करके ही नए को बनाएगी, ठीक है, समझना इस चीज को। तो मेल गैमेट के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो
नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर दे। लेकिन फीमेल गैमेट में किसी तरीके से इंडक्शन ऐसे हो रहे हैं, चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि वो विदाउट फर्टिलाइज्ड एग जो है बिना फर्टिलाइज्ड एग में कन्वर्ट, जब एक एग होता है फीमेल गैमेट होता है तो उसको एग बोलते हैं बेटा। जब एक एग स्पर्म से फ्यूज हो जाता है तो उसको वी कैन कॉल फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, या वी कैन से जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग को बिना फॉर्म किए ही डायरेक्ट एग भी डेवलप हो जाता है, तो और ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के पास होती है जहाँ पे भी रिपोर्टेड होगी। क्लियर बेटा? तो हनीबी के केस में ये दिखती है, पार्थेनोजेनेसिस बेस्ट एग्जाम्पल है। अब क्या बताने को कहा मैंने, क्या कहा था अभी मैंने बताने को, स्कॉर्पियन का पेरेंटल केयर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं आगे, स्किप करते हैं अभी, वैसे खत्म ही हो गया है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एनिलिडा के एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा। रिप्रोडक्शन डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात होगी, उसके बाद एंड है। अब हमें कुछ यहाँ पे क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसका क्लासिफिकेशन देखने को पड़ता है, तो हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे, बट हम स्कॉर्पियन की बात आपको बताते पहले। स्कॉर्पियंस इज ओवो विवी पेरिस, इट मीन्स क्या हुआ, ये एगलेस कर रहे हैं एंड देन एडल्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ भाई, एक ही चीज हो सकती है, या तो एग लेस कर लें या तो एडल्ट डायरेक्ट बर्थ दे दें। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट क्यों आया? ओवो वीवी पेरी इज व्हाट, इसके आप देखो इमेज दिखाती हूँ, फिर मैं थोड़ी सी आपसे बातें करूंगी। मे बी आप लोग पहले से जानते हो ये चीज, नहीं जानते हो तो जस्ट आज सुन लेना, थोड़ा इंटरेस्ट ले। अब आपको यहाँ पे एक स्कॉर्पियन दिख रही है, दिस इज फीमेल स्कॉर्पियन, ठीक है। उसके बैक पोर्शन पे, उसके पीठ वाले पोर्शन पे आपको बहुत छोटे 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 स्कॉर्पियंस दिख रहे हैं, ठीक। इस फीमेल ने ले तो किया था एग को, लेकिन वो उसको कहाँ पे, पेरेंटल केयर का ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारे नेचर में। पेरेंटल केयर के लिए ये माँ अपनी जान दे देगी, ये भी माँ ही है, ठीक है। फीमेल स्कॉर्पियन है, इसने बर्थ दिया है, एग रिलीज किया, इसलिए ये क्या हो गई, ओवीपेरी, ठीक। उसको जमीन पे अभी इसने कहीं छोड़ा नहीं है, ना ही बर्ड्स की तरह ना ही रेप्टाइल्स की तरह इसने जमीन पे नहीं छोड़ा है, और ये बिच्छू ऐसे ही करते हैं। तो इन इसके केस में क्या हो रहा है, इसने अपने पीठ पे ही उसको रखा है, और वो एग से जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और वो नए स्कॉर्पियन वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। अब इनके अंदर क्या है, ये अपने को सरवाइव करने के लिए फीडिंग करेंगे। फीड किस चीज के करेंगे, ये इस फीमेल, हाँ करेक्ट, इस फीमेल मदर स्कॉर्पियन की फीडिंग कर जाएंगे। तो ये मदर का एक बड़ा बहुत बड़ा सेक्रीफाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पेरेंटल केयर का जो हमारे नेचर में दिखता है उसके बारे में बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया जाता है स्कॉर्पियन का, ठीक है बेटा। तो इस केस में इस स्कॉर्पियन की तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे स्कॉर्पियन जो भले ही उसके बच्चे हैं लेकिन वो अटैक उस पर कर रहे हैं, क्योंकि हर लिविंग को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक पेरेंटल केयर का बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओवी वीवी पेरी। क्लियर बेटा? ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन है जो कि ओवी वीवी पेरी बोथ शो करता है? तो दैट आंसर इज स्कॉर्पियन। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? वो कोई दूसरा न्यूट्रिशन इसलिए नहीं ले सकते ना बेटा, क्योंकि उनको छोड़ा ही नहीं ना। एक होता है ना, जैसे बर्ड को घोंसले में रखा, तो जब तक वो उड़ना नहीं सीख कर रहे हैं तब तक वो फीमेल या मेल बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, उनके लिए फीड दाने वगैरह ला रहे हैं और उनको दे रहे हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे ला रहे हैं उनको दे रहे हैं, उनका फीड ला रहे हैं। ये इसने छोड़ा ही नहीं, इसे ये हटाएगी ही नहीं। ये एग से जब तक ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये मदर स्कॉर्पियन अपने पीठ पे ही इसको ग्रो कराएगी। तो जब ग्रो कर जाएंगे तो उसके बाद देखो, जब तक तो एग में न्यूट्रिशन है वो वहां पे ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डेवलप हो जाएंगे उसके बाद एग वाला न्यूट्रिशन तो उन्होंने यूज कर लिया, एम्ब्रियो वाला न्यूट्रिशन, तो उसके बाद उनमें क्या होगा, अब उनको सर्वाइवल के लिए फीड करना होगा। अभी इनको क्रॉलिंग चलना वलना कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये इनिशियली उस मदर स्कॉर्पियन को फीड कर देंगे। क्लियर है बेटा? चलो इसी पेरेंटल केयर के साथ, डू दे फीड ऑन ईच अदर? नहीं, ईच अदर के चांसेस कम है, क्योंकि उसके बाद तब तक ये नेचुरली उनको चलने की हैबिट आ जाएगी, तो फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे तो वो ग्रो कर अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे।
स्पाइडर में नहीं होता है बेटा, स्पाइडर में नहीं होता है ऐसा। डू दे फीड ऑन जो नहीं मैम, वो कोई दूसरा नहीं था। हम्म। ईच अदर का तो चांसेस वही होगा बेटा कि अगर वो फीमेल का न्यूट्रिशन खत्म हो चुका हो उस केस में वो हो सकता है, बट ईच अदर का मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ईच अदर का चांसेस वही है जब वो ग्रो कर रहा हो और उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू न मिले। नॉर्मली तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह सब फीड कर सकते हैं, ठीक है। जो जू प्लैंकटन होंगे, अगर एक्वेटिक में देखोगे तो जू प्लैंकटन्स पे ये डिपेंडेंट होंगे, और ऐसे देखोगे तो फीडिंग हैबिट में छोटे इंसेक्ट वगैरह पे फीड कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब रिमेनिंग पोर्शन क्लासिफिकेशन वाला मैंने ये नोट्स अपलोड कर देना है आज। इसमें 55 पेजेस हैं जहाँ पे आपको स्टार्टिंग का जो पीडीएफ है बेटा वो दिखेगा, और आपको मोस्ट ऑफ द नोट्स यहीं से आपके हो जाएंगे कवर। स्लाइड्स वाले नोट्स जो इंपॉर्टेंट है कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वाई दे आर सक्सेसफुल, वहाँ से आप नोट डाउन कर लोगे। मैं ये पूरा टोटल अपलोड कर दूंगी। क्लासेस वाला भी आप नोट डाउन कर लोगे, वो मैं हो सकता है अगली क्लास में कवर कर दूँ, या क्लासिफिकेशन कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब हम कवर कर देंगे उसको। आप नोट्स बनाए रखना। क्लियर बेटा? ठीक, हमारा मेन फोकस देखो, अभी एनिमल किंगडम में हम बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते। मेन फोकस है ये जनरल फीचर्स हमें समझ में आने चाहिए जो हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं उनके अकॉर्डिंग, फिर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लास्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों को हम कवर करते हैं तो हमारे एक फाइलम कवर हो जाता है। ठीक, क्लियर बेटा? और अगेन जो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो याद रखने हैं एंड उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले। चलो बाय बाय, टेक केयर। कर रहे हैं एंड मीटिंग बेटा।